आओ क्वेश्चन नहीं कर पाए थे ना लास्ट क्लास में अपन लोग। हाँ क्वेश्चन करेंगे आज। चलो 1 मिनट में मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ। क्या पढ़ा था अपन ने? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो सबसे ऊपर होगा, वो केवल कहाँ जा पाएगा? नीचे रिड्यूस हो पाएगा। और जब केवल रिड्यूस हो पाएगा तो कैसा बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। जो सबसे नीचे होगा वो किधर जा पाएगा? ऊपर। मेरे को चाहिए ऊपर, है ना। और ऊपर जा पाएगा मतलब क्या हो पाएगा? ऑक्सीडाइज। और कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। ठीक है, वो करते हैं 2-4 ठोक। और फिर अपन लोग एक टाइप का रिएक्शन और बचा है इसमें, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो पढ़ेंगे। फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 37 खोलेंगे, पेज नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 16। पेज नंबर 37 खोलेंगे मॉड्यूल में और क्वेश्चन नंबर 16। द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों के जैसा एक्ट करने के लिए कहाँ होना चाहिए कंपाउंड को? बीच में होना चाहिए। चलो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सब में ऑक्सीजन का निकालो, फिर इधर नाइट्रोजन का निकालो, सेंट्रल एटम का निकालो, फिर सल्फर का निकालो। चल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। मॉड्यूल नहीं लाया है? आगे आके बैठ इसके साथ। प्रिंस सरक थोड़ा बेटा, उसको बैठा। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो +1 लेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा वेरिएबल रहता है। बेटा गुड़िया क्या नाम था तेरा? नाम भूल गया मैं। प्रशंसा। प्रशंसा, वो कल सुबह तेरा क्या क्लास है? कुछ नहीं है ना। कल सुबह अपन बैकअप का सेकंड क्लास रखेंगे, बैलेंसिंग सिखाऊंगा। ठीक है, तू आ गई थी बैलेंसिंग में? ठीक, तू आ जाना, तू भी आ जाना भैया। और वो एक गुड़िया उसको और बुला लेंगे। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 करना है। वो कर रही है जो प्रशंसा। ठीक है, दिखा दे बेटा त्रिशा उसको, पेज नंबर 37 में। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सबका। फिर कौन सा है आंसर? केवल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है, आगे हल भी करना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो पहला पार्ट है। अभी जैसे ऑक्सीजन बोल रहा है H2O2 के अंदर, H2O2 दिया है पहला ऑप्शन, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? 2 इंटू हाइड्रोजन का +1 प्लस 2x बराबर 0 +2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -1। अब ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 और 6। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 2। इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बोलो? -2 होगा। और कितने लूज कर सकता है? 6। लेकिन 6 पूरे लूज नहीं करता है क्योंकि बहुत गुंडा है, सेकंड नंबर का गुंडा है। 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्या अपने? नहीं। तो आप देखो कल जो टेबल बनाया था अपन लोगों ने, उस टेबल में ऑक्सीजन का एक्सेप्शन लिखाया होगा मैंने। एक्सेप्ट ऑक्सीजन कहां तक दिखाता है? -2 से +2 तक। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ऑक्सीजन? 2। वो भी किसके सामने लूज करेगा? फ्लोरीन के सामने, क्योंकि इससे बड़ा गुंडा कौन है? फ्लोरीन। ठीक। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक है? -2 से +2 तक। अभी क्या आ रहा है अपना? -1। ये -1 मैक्सिमम है, मिनिमम है, इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट है। मतलब ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। मतलब ये कैसा बिहेव कर सकता है? दोनों के जैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? चलो बाकी के ऑप्शन चेक करो फटाफट, जल्दी जल्दी। वो टेबल में मत देख यार, खुद करने की कोशिश कर, मत देख टेबल। हाँ हाँ हाँ, वो खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अगला वाला कौन सा बोल रहा है? HNO2। HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया आपने। HNO2 में नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा? +1 + x + 2 इंटू -2 बराबर 0, +1 + x -4 इक्वल टू 0,
x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3 आ गया, +3। अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। ऑक्टेट पूरा है क्या, नहीं। कैसे करेगा ऑक्टेट पूरा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके n-3, या क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके n+5। तो नाइट्रोजन कहां से कहां तक वेरी करेगा भैया, -3 से क्या +5, और उसमें ये +3 कहां पड़ रहा है, इंटरमीडिएट। मतलब ये कैसा बिहेव कर सकता है, अगेन दोनों के जैसा। ये अपना आंसर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलो बाकी का अगला अगला जल्दी जल्दी ऐसे चेक करना है खुद ही। कर लिए, कौन सा है आंसर, 4th वाला। क्वेश्चन नंबर 20 अगले पेज में, क्वेश्चन नंबर 20। बाकी लोग जल्दी से करेंगे भैया, 16 वाला निपटाएंगे पहले, है ना। हो गया, 16 निपट गया। क्वेश्चन नंबर 20, 16 बताना पड़ेगा क्या, बताऊं, 16 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ। ब्रोमीन जैसे उस ग्रुप का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो अगर इसका नहीं पता, इसका वैसे 35 होता है, मगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे ठीक से, अभी इतने बड़े नहीं हुए। तो जो क्लोरीन करेगा वही ये भी करेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। 17 में क्या हो जाएगा, 287। जो इसका आएगा रेंज वही ब्रोमीन का भी आएगा, ठीक है। तो क्लोरीन का रेंज क्या आ जाएगा बोलो, मैक्सिमम क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl+7, या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl-1। तो क्लोरीन का रेंज क्या होगा, -1 से +7। ब्रोमीन का भी रेंज क्या हो जाएगा, -1 से +7, एक ही ग्रुप के हैं दोनों, ठीक है। चलो आगे आंसर आ गया इसका। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो कौन जो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, फर्दर नीचे नहीं जा सकता, जो कहा हो सबसे नीचे, समझ में आ गया। सबसे पहले वाले में N-3 आयन में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर उसका, -3। अच्छा, नाइट्रोजन का रेंज कहां से कहां तक है भैया, -3 टू +5, और N-3 में वो कहां प्रेजेंट है, ऑलरेडी लोएस्ट में। लोएस्ट में प्रेजेंट है तो और नीचे जा सकता है क्या, नहीं। तो N-3 कैन नॉट गेट क्या, फर्दर रिड्यूस्ड। और अगर फर्दर रिड्यूस्ड नहीं हो पाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि फर्दर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। समझ आ गई बात, पक्का, ठीक। अगला वाला SO4-2 क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें, +6। +6 क्या है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट है तो नीचे आ सकता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। अगले वाले में MnO4- में भी क्या आ रहा है, +7। उसके लिए हाईएस्ट होता है, Mn के लिए +7 हाईएस्ट होता है। पढ़ोगे धीरे से, अभी मान लो कितना होता है हाईएस्ट। ये भी कहाँ है, हाईएस्ट में। ये भी कहाँ आ सकता है, नीचे। नीचे आएगा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कर सकता है। और BrO3- में क्या आ रहा है, +5, और +5 कहाँ है Br के लिए, इंटरमीडिएट। कैसा बिहेव कर सकता है ये, दोनों के जैसा। कौन सा आंसर होगा अपना, फर्स्ट वाला। समझ आ गया सबको, पक्का। चलो कॉपी निकालो, बन जाएगा इस टाइप का सवाल, कैसे देखना है, हो जाएगा। चलो कॉपी निकालो, हेडिंग डालेंगे अगले टाइप का रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा देखना भैया, XY + Z, ये दे दिया अपन ने। क्या करेगा Z, किसी को भी एक को मान लो, Y को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, XZ + Y। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। परिभाषा दिखाना पड़ेगा क्या, कि in which in one compound an element displaces another element is called displacement reaction। बकवास, इतना सा लिख लो फटाक से। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई प्रकार का होता है। सबसे पहला लिखेंगे
मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैंने ले लिया जिंक प्लस CuSO4, बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें जिंक क्या करता है, Cu को डिस्प्लेस कर देता है, क्या बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu। तो ये किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेटल का, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल है, रटने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना इसमें। जैसे मान लो मेरे पास एक Cr2O3 है और साथ में मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। ठीक, अच्छा, एल्यूमिनियम आपने देखा एल्यूमिनियम है ना। अच्छा, एरोप्लेन्स जो है ये अभी आए कुछ 100-200 साल पहले, है ना। मोटर कार, कार्स जो है वो उसके पहले आ गई थी। मोटर कार बहुत सालों से, 300-400 सालों से। नाव ये कब से है, ये और पहले से है ना। रोमन्स नाव में बैठ के इधर से उधर लड़ने जाते थे। ठीक है, याद आ रहा है। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन घूमते थे, वो और पहले की बात है कि नहीं। ठीक, वो जो पायरेट्स घूमते थे वो क्या करते थे, एक दूसरे के जहाज के ऊपर फूल बरसाते थे, नहीं, क्या बरसाते थे, तोप के गोले, है ना, तोप के गोले दागते थे, याद है। ठीक, अच्छा, ये जहाज जो बनते थे, नाव, पानी की जो नावें बनती थी, ये पहले काय की बनाते थे वो लोग, शुरू में काय की, पत्थर की बनाते थे, मार्बल की, लकड़ी की बनाते थे। अब लकड़ी की नाव के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसका एक सर्टेन साइज हो सकता है ना। वो बहुत ज्यादा बड़ी बना सकते हो क्या, नहीं, बहुत बड़ी बना भी ली तो उतनी स्टेबल रहेगी क्या। वो आजकल बनाते हैं कि लकड़ी के टैंकर वैंकर, जिसमें पेट्रोल आ रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, वो लकड़ी के हैं क्या, नहीं। उनके साथ एक सर्टेन है कि बहुत लंबा बहुत बड़ा नहीं बना सकते उसको, लकड़ी जो है पानी में खराब हो जाती है ना। तो जब उसके बाद इंसान ने मेटल ढूंढना शुरू किया, जब उसको मेटल मिलने लगे, लोहा मिलने लगा, एल्यूमिनियम मिलने लगा, तो इंसान ने क्या किया, एल्यूमिनियम के जहाज बनाए। ठीक, कहा यही है कहीं और है, यहीं रहे बेटा, कहीं और मत जा। एल्यूमिनियम के जहाज क्यों बनाए, एल्यूमिनियम में क्या खास बात है, एनी आइडिया। एल्यूमिनियम जो है उसमें जंग नहीं लगता। क्यों जंग नहीं लगता, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा ना, घर में एल्यूमिनियम की खिड़कियां होंगी ना, अरे एल्यूमिनियम की खिड़की उड़की देखी होगी ना, घर पे रहती, जंग लगते देखा क्या उसमें, नहीं, घर जाके आज चेक करना, नहीं लगता। एल्यूमिनियम जो है उसके सरफेस के ऊपर उसकी ऑक्साइड होती है एक Al2O3, उसकी लेयर बन जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर जंग नहीं लगता, बहुत इनर्ट होता है एल्यूमिनियम। दूसरा, एल्यूमिनियम उठा के देखा है कभी आपने, बहुत हल्का होता है। तो हल्का होने से क्या फायदा होगा, जहाज पानी में तैरेगा। तो हम लोग काय का जहाज बनाने लगे, एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम के जहाज के साथ में एक दो छोटी छोटी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है, एल्यूमिनियम जो है इसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पसंद है। एल्यूमिनियम हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन का दीवाना है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। ठीक, एल्यूमिनियम का जहाज बनाया। नॉर्मली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। क्यों रिएक्ट नहीं करता, उसके सरफेस पे क्या होती है, Al2O3 की कोटिंग। समझ में आ गया। अगर मैं इस कोटिंग को हटा दूं तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ये कोटिंग आसानी से हटती नहीं है ना, पूरे एल्यूमिनियम पे लगी हुई, हट नहीं रही। तो क्या हुआ, वो जो जहाज बनाया एल्यूमिनियम का, उसमें सामान लेके निकले, रास्ते में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मिले, वो लोगों ने तोप का गोला लिया, तोप का गोला दागा उसके ऊपर। अब जब तोप का गोला पड़ेगा तो ये लेयर हटेगी कि नहीं हटेगी, हट जाएगी। तोप का गोला है ना, वो तो हट जाएगा ना, तो एल्यूमिनियम ही टूट जाएगा, हटेगा वो। अब जब वो हटा तो एल्यूमिनियम, ये जहाज कहां पे तैर रहा है आपका, पानी में तैर रहा है, और ऊपर क्या है उसके, एयर। एयर में क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया। समझ में आया। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ बहुत एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ तो इससे क्या प्रोड्यूस हुई, हीट। ये हीट जो है, मान लो गोला यहां पड़ा आकर के, तो हीट यहां से निकली, यहां बाजू वाले को भी मिल गई, तो बाजू वाला भी एक्टिवेट हो गया। बाजू वाले ने फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया,
फिर उसने हीट रिलीज करी, वो किसको रिलीज करी, बाजू वाले को। ऐसे करते करते एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ, पूरा का पूरा जहाज एल्युमिनियम से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, एल्युमिनियम का जहाज, और जल गया। तो एक गोला पड़ा और जहाज खत्म। समझ में आई बात? ठीक, अच्छा था खराब था? खराब है ना। तो उन्होंने फिर एल्युमिनियम से बनाना बंद किया, और आजकल अब लोहे वोहे के अलॉय वलॉय के बनते हैं, वो बात अलग है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन का क्या है, दीवाना है। और जहां ऑक्सीजन देखता है क्या करता है, उसको पकड़ लेता है कि तू मेरे पास आ जा और किसी के पास मत रहे। यहां एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं, यहां एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन किसके पास है? क्रोमियम के पास। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, क्रोमियम का ऑक्सीजन छीन लेगा। क्रोमियम का ऑक्सीजन छीन करके एल्युमिनियम क्या बना लेगा, Al2O3, और क्या रिलीज कर देगा भैया, क्रोमियम। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां क्रोमियम के ऑक्साइड से, क्रोमियम मेटल है इसीलिए क्या कहेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया पक्का? ठीक, चलो दोनों एग्जांपल नोट करो फटाक से। ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखना, एल्यूमिनियम हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक, आगे भी काम आएगा, बहुत जगह यूज करते हैं। अब सिलेबस से थोड़ा हटा दिया है, नहीं तो पहले 10वीं में भी पढ़ाते थे क्रोमाइट वेल्डिंग करके, मगर वो हटा दिया सीबीएसई ने, 12th से भी हटा दिया, 12th में था वो। ठीक, तो मगर ठीक करता है। हो गया यहां तक के, हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट लिखेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या डिस्प्लेस होगा, नॉन मेटल। सोडियम का रिएक्शन करा दिया पानी के साथ। ठीक, पानी कैसा टूटेगा भैया, H+ और OH-। सोडियम क्या करेगा, सोडियम पानी से रिएक्ट करता है कि नहीं करता है, करता है, नॉर्मली करता है, बहुत वायलेंटली करता है, वायलेंटली करता है। इसलिए सोडियम को कैरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, पक्का, हवा पानी सबसे रिएक्ट कर लेता है। कौन सा आयन बनाएगा सोडियम, Na+ बनाएगा, Na- बनाएगा, क्या बनाएगा, Na+ बना दिया, और क्या रिलीज कर दिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन। ये Na+ किससे साथ जुड़ेगा, H+ के साथ या OH के साथ, OH के साथ, क्या बन जाएगा बोलो, NaOH। अच्छा, और ये H+ है, इस इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा। H+ पे एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, H पे अब क्या चार्ज आएगा, न्यूट्रल। लेकिन H नहीं लिखते, क्योंकि H कैसा एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, ½ मोल H2। समझ में आया? ऐसा नहीं लिखना चाहते आप तो आप ऐसा लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Na प्लस 2H2O, क्या बन जाएगा, 2NaOH प्लस क्या, H2। समझ में आया? यहां कौन डिस्प्लेस हुआ है, हाइड्रोजन। किससे डिस्प्लेस हुआ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया भैया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? ठीक, पहचानना आना चाहिए, बाकी आपसे कोई बोलेगा नहीं, एग्जाम्पल लिख के दिखाओ। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन 2882, इसमें पानी डाल दिए, पानी कैसा टूटेगा, H+ और OH- में। कैल्शियम कौन सा आयन बनाना पसंद करेगा बोलो, Ca+2, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। कैल्शियम +2 किससे जुड़ जाएगा, 2OH से, क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, कौन सा गैस बना देंगे, H2। H2 गैस क्या है, नॉन मेटल, इसीलिए क्या बोलेंगे अपन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दोनों रिएक्ट्स वेरी फास्ट, ठीक है, तो रिएक्ट्स वेरी फास्ट विथ कोल्ड वाटर, ठंडे वाटर से ही रिएक्ट कर लेते। समझ में आया भैया, पक्का? ठीक, नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। वो सब सुना है आपने, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पढ़ा है ये, था 10वीं में, नहीं था? तो 10वीं में क्या पढ़ के आए हो तुम लोग, बाबा बाबा ब्लैक शिप है, चैप्टर नहीं था ये, वो वाला एक पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था, नहीं था, वो एक्सक्लूड हो गया था।
और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला वो एक ही चैप्टर था बस केमिस्ट्री में। अच्छा, मेटल नॉन मेटल पहचानना बताए थे, ठीक। एसिड बेस सॉल्ट था और कार्बन था। अच्छा, उस बैलेंसिंग करना सिखाया वो हीट एंड ट्रायल मेथड से, है ना। चलो आओ, तभी तो 100 200% आ रहा है ना। आधा तो सिलेबस ही नहीं रहता है ना। आओ चलो, इस बार पूरा है, लिखेंगे भैया अगला, नोट करके लिखेंगे नीचे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम एटसेट्रा, एटसेट्रा लिख लो, अभी बहुत है तुम्हारे, रिएक्ट्स violently even with cold water, even with cold water, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स like magnesium and iron, like magnesium and iron react with steam, react with steam, steam के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर पा रहे, रिएक्टिविटी क्या है उनकी, कम। हाँ जी चलो, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 8 और 2, चलो पानी के साथ रिएक्शन कराओ। आयरन को भी आप लोग +2 स्टेट में लेके जाओगे। आयरन से क्या बनाओगे, Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वो बनाओगे। चलो दोनों को पानी के साथ रिएक्ट कराओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा बनाओ, चलो खुद ही करो। करा लिए, क्या बनेगा बोलो यहां पे, Mg कौन सा आयन बनाएगा, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा बोलो, MgOH होल ट्वाइस, और क्या निकल जाएगा, H2, ठीक है, निकला ऐसे ही। अच्छा यहां पे क्या बनेगा, 2 मोल ले लोगे फिर से, FeOH होल ट्वाइस और H2, ठीक। अगला लिखेंगे, some metals which do not react with cold water, some metals which do not react with cold water can liberate hydrogen gas, can liberate hydrogen gas from dilute acid solutions, from dilute acid solutions। एक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी क्या, पढ़ी थी एक्टिविटी सीरीज, हाँ ठीक, चलो वो काम आ जाएगा। चलो लिबरेट हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन, चलो Mg+2HCl, Zn+H2HCl और Fe+2HCl, चलो तीनों रिएक्शन कराओ जल्दी जल्दी, करा लोगे, सारा रिएक्शन है यार, कुछ ऐसा ही नहीं उसमें। हाँ बेटा हो गया, क्या बन गया इसमें बोलो, इसमें बन गया आपका MgCl2 और साथ में क्या निकल गया आपका H2, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या बन गया, ZnCl2 और H2, यहाँ क्या बन गया, FeCl2 और H2, बन जाएगा पक्का, कोई तकलीफ किसी को। चलो आगे बढ़ेंगे भैया, नॉन मेटल ही तो डिस्प्लेस हुआ है ना, मतलब वो डिस्प्लेस तो हाइड्रोजन भी हो रहा है ना, डिस्प्लेस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, जो इसके साथ था वहां से वहां, ये तो जुड़ गया उसके साथ, समझ में आया, ठीक। अच्छा आगे बढ़ेंगे भैया, अब देखो मेरे पास एक हेलोजन वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 है ना, ग्रुप नंबर 17 लास्ट सेकंड ग्रुप है, उसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आता है, ठीक है। अब इसमें इनमें से सबसे बड़ा गुंडा कौन है, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, फ्लोरीन, ये उसी ऑर्डर में है, ये भाई लोग हैं, एक ग्रुप है इनका, भाई है, ऐसा इमेजिन करके चलना। सबसे बड़ा गुंडा कौन है, फ्लोरीन, दूसरे नंबर का इनके ग्रुप में कौन है, क्लोरीन,
फिर ब्रोमीन, और सबसे सीधा आदमी कौन है इसमें? आयोडीन। ठीक है, यहां तक क्या आगे समझ में? ठीक। अब इमेजिन करो एक रिएक्शन दिया है ऐसा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्म ऐसा लिखा हुआ है F2 प्लस 2HCl, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, 2HCl में Cl पे कौन सा चार्ज है? H पे क्या चार्ज होगा? +1, Cl पे -1। मेरे पास क्या है? 2Cl माइनस है और F2। F2 पे क्या चार्ज है? 0। F2 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। किसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? Cl माइनस के पास। समझ आया? ठीक। अच्छा, अब इमेजिन करना कि आप जो है अपने घर के गार्डन में बैठे हो, है ना, आप और पिताजी जो है बैठ करके कुर्सी में बात कर रहे हो, कोई सी भी बात चल रही है ना, अचानक से आपका बड़ा भाई है कोई, वो बड़ा भाई वहां गार्डन में आता है, अच्छा बड़ा भाई है, आप इज्जत करते हो उसकी, वो नौकरी वोकरी करता है, पैसे कमाता है, तो आपको भी वो बीच बीच में कि ले बेटा किताब खरीद ले, ले बेटा चॉकलेट खा ले, है ना, ऐसे आपको पैसे देता है, कपड़े खरीद देता है आपके लिए, अच्छा भाई, बड़ा भाई, गुड ब्रदर। ठीक है, और घर में उसकी इज्जत भी है, अच्छा IITN है और 2-3 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह है उसकी, बड़ा आदमी है, समझ लो आप, सगा भाई है आपका, नहीं है तो पैदा मतलब मान लो आप, ये है नहीं। अब भाई साहब जो है, आप गार्डन में बैठे हो पिताजी के साथ और वो आपका बड़ा भाई आ रहा है, 2 कुर्सी लगी थी, उसमें एक में पिताजी बैठे हैं, एक में आप बैठे हो, बड़ा भाई आ रहा है, 2 करोड़ रुपए साल का कमाता है, बड़ा आदमी, आप क्या करोगे? बड़ा भाई आए और कोई कुर्सी नहीं है, पिताजी बैठे हैं और आप बैठे हो और बड़ा भाई आए, आप क्या करोगे? हैं? उसको बोलोगे कि जा बेटा भाग के जा, एक चेयर ले अपने लिए बैठने के लिए, ऐसा बोलोगे उसको? है इतना दम? नहीं। दम और इज्जत की भी हम संस्कारी लोग हैं, बड़ा है हमसे उम्र में, ऐसे बोल देंगे क्या? नहीं, संस्कारी नहीं सिखाते हमको। तो हम क्या करेंगे? अपनी कुर्सी से उठेंगे या पिताजी को बोलेंगे कि पापा आप उठ जाओ यार, आप तो बहुत देर से बैठे हो, मैं तो अभी आया हूं, ऐसे पिताजी को बोलेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? अपनी कुर्सी से उठेंगे और अपनी कुर्सी से उठ के उसको दे देंगे, भैया ले बैठ यार, मैं जा रहा हूं दूसरी कुर्सी लेने, ऐसे ही करेंगे, संस्कार यही कहता है ना। चलो, अब यहां इनमें से बड़ा गुंडा कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन में से फ्लोरीन। ये लोग क्या गुंडाई करते हैं? बैंक बैंक लूट लेते हैं ये लोग क्या गुंडाई करते हैं? दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। क्लोरीन बड़ा गुंडा है छोटा गुंडा है? छोटा गुंडा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? है। तो जैसे बड़ा गुंडा आएगा तो छोटा गुंडा क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, समझ में आया? और दे देगा तो क्या रिएक्शन बन जाएगा बोलो भैया? इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो? 2F माइनस, 2 क्या? F माइनस हो गया, और क्या निकल जाएगा बोलो? Cl2 गैस। चार्ज चेंज हो जाएगा, समझ में आया? ये 2F माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा? H प्लस के साथ, और क्या बना लेगा बोलो? 2HF, और क्या निकल गया? Cl2। समझ में आया? किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से? क्लोरीन का। क्लोरीन है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, Cl माइनस बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या होता है? नॉन मेटल। समझ आया? पक्का? ठीक। अब उल्टा सोचो, ऐसा है तुम्हारे पास Cl2 प्लस 2HF, यहां F पे क्या चार्ज है? माइनस। Cl पे क्या चार्ज है? 0 है। F बड़ा गुंडा है, Cl बड़ा गुंडा है? F, तो F अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्या? और नहीं देगा तो यहां रिएक्शन नहीं होगा, क्या होगा? नो रिएक्शन। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। चलो नोट करो, ये दोनों रिएक्शन को मैं 2 रिएक्शन दे रहा हूं, करा के दिखाओ मेरे। चलो ये 5-6 रिएक्शन है, करा के दिखाओ जल्दी जल्दी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, कराओ, चलो हो जाएगा। हो गया? तेरे इधर वाले कराने हैं, करा लिया? बहुत बढ़िया। तुम लोग चलो, हो गया? बताओ भैया, क्लोरीन को Br इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? दे देगा। बड़ा कौन है? क्लोरीन। बड़ा गुंडा कौन है? क्लोरीन। बोलो भैया क्या बन जाएगा? 2Cl माइनस और Br। आयोडीन देगा नहीं देगा? दे देगा। 2Cl माइनस और I2। ये देगा नहीं देगा? 2F माइनस और Br2। इसको देगा नहीं देगा? देना ही पड़ेगा। क्या बन जाएगा बोलो? 2F माइनस प्लस I2। अच्छा, क्लोरीन बड़ा गुंडा आयोडीन को दे, आपका बड़ा भाई आपको देगा क्या कुर्सी? उसको नहीं देनी चाहिए, है ना? तो
नहीं देगा, तो यहाँ क्या होगा बोलो, नो रिएक्शन। और ये वाले में देगा कि नहीं देगा, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, दादाजी है, देगा नहीं देगा, नहीं देगा। समझ आ गया पक्का, ठीक। अच्छा, एक रिएक्शन और है इसी में ही, F2 प्लस H2O, F2 प्लस H2O। अब सबसे बड़ा गुंडा कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल का, फ्लोरीन। उसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या अभी, नहीं, नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन कौन से नंबर का गुंडा है, दूसरे नंबर का। यहां ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा बोलो, -2। हाइड्रोजन पे क्या होगा, +1। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या होगा बोलो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, क्या बन जाएगा बोलो, 2f माइनस बन गया। अच्छा, ऑक्सीजन से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, O-2 से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के फ्लोरीन को दे दिया, क्या बच जाएगा, O। केवल O लिखोगे अच्छा दिखेगा क्या, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ मोल O2। क्या लिखते हैं, हाफ मोल O2, चूंकि ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। और क्या बच जाएगा बोलो, 2H+। अच्छा, ये दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, F2 प्लस H2O, क्या बनेगा बोलो, 2HF प्लस हाफ O2। ठीक है, यहां भी किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नॉन मेटल ऑक्सीजन का। ठीक है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है जी, चलो नोट करो फटाक से इसको, आगे यहां तक के समझ में पक्का, ठीक। चलो, तो ये था भैया रेडॉक्स रिएक्शन में एक छोटी सी चीज बची है जो है वो पढ़ेंगे थोड़ी देर से। अब इसी रेडॉक्स से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल वाला पार्ट है जो आप लोग स्कूल में करोगे और उससे सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, जेई में और नीट में। ठीक है, तो अपन उसकी तैयारी करेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है वो, एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन अपने को उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हेडिंग डालेंगे अब इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट ये एनसीईआरटी में नहीं है, मगर इसके बिना आप कुछ चीजें हैं जो हल नहीं कर पाओगे, इसीलिए पढ़ना जरूरी है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इसके पहले एक और कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने, मोल कंसेप्ट। सुना है क्या आप लोगों ने, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के साथ में एक मोल कंसेप्ट हुआ करता था पीछे, जिसमें मोल निकालते थे। कभी 9th 9th में निकाला होगा ना मोल, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसा कुछ मोल ओल था ना पहले, एवोगैड्रोस नंबर, सुना सुना लग रहा है तुम लोग ने तो पढ़ा है। हाँ, तूने भाई 9th में था ना मोल, लेकिन 9th में हुआ करता था, नहीं हुआ करता, अच्छा वो भी नहीं हुआ करता था। ठीक, एक मोल करके क्वांटिटी होता है, मैं सिखा दूंगा बैकअप में किसी दिन। ठीक है, फिलहाल उससे रिलेटेड चीज पढ़नी है अपने को। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट के साथ में एक ड्रॉबैक है कि मोल कंसेप्ट में हमको जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, तो यहां क्या दिख रहा है, 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना रहा है। यहां रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन देखे, जिनको बैलेंस करना आसान है क्या, नहीं, थोड़ी मेहनत लगती है। और आप लोगों ने तो एलिमेंट्री रिएक्शंस देखे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बैलेंस करना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो साइंटिस्टों ने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया जिसमें बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट ना हो। क्या की रिक्वायरमेंट ना हो, बैलेंसिंग। ठीक, उसके अंदर जैसे वहां अपन ने मोलर मास पढ़ा था, वैसे इक्विवेलेंट कंसेप्ट के अंदर सबसे पहला चीज अपन पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ई से डिनोट करते हैं, हेडिंग डालेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास लिखेंगे। इट इज दैट पार्ट, इट इज दैट पार्ट बाय मास, it is that part by mass of a substance, it is that part by mass of a substance which either combines
or displaces, which either combines or displaces 8 part नहीं 1 part by mass, 1 से शुरू करो, 1 part by mass हाइड्रोजन, कॉमा 8 part by mass ऑक्सीजन and 35.5 part by mass क्लोरीन। समझ में आया? क्या बोल रहा है? किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जो क्या करे, 1 part by mass हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो या उसे डिस्प्लेस करे, या 8 part by mass ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो या उसे डिस्प्लेस करे, या 35.5 पार्ट क्लोरीन के साथ कंबाइन हो या उसे डिस्प्लेस करे। ठीक है, चलो देखते हैं एक तो रिएक्शन। Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO, ये रिएक्शन। ठीक, Mg का मास कितना होता है बेटा? Mg का मास होता है 24। ठीक, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ठीक, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ये कैसे पता? ये दिया है, याद किया है हम लोगों ने। ठीक है, तुम भी धीरे धीरे बोलोगे तो याद होने लगेगा, कुछ नहीं कर सकते उसके पीछे। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, O2 का मास कितना होगा? 2 × 16 कितना? 32। मेरे पास कितना O2 है? हाफ O2, तो हाफ O2 का मास कितना होगा? इतना इंटू क्या? हाफ O2 का मास कितना आ जाएगा? 16। समझ में आया? यहां क्या नजर आ रहा है अपने को कि 24 पार्ट मैग्नीशियम के साथ 16 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है। समझ में आया? दिख रहा है? 24 पार्ट मैग्नीशियम कंबाइंस विथ 16 पार्ट ऑक्सीजन। दिख रहा है पक्का? अब डेफिनेशन में ऑक्सीजन का कितना पार्ट लेने को कहा गया है? 8 पार्ट। तो 8 पार्ट लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां? 12 पार्ट मैग्नीशियम कंबाइंस विथ क्या? 8 पार्ट ऑक्सीजन। समझ में आया? अब डेफिनेशन पढ़ो, मैं कुछ शब्द बीच में से छोड़ूंगा, देखना। इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन पढ़ो। इट इज दैट पार्ट बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस विच कंबाइंस विथ 8 पार्ट ऑक्सीजन। समझ में आया? किसी भी सब्सटेंस का वो पार्ट जो 8 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करे, वो क्या कहलाता है? उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कितना पार्ट कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के 8 पार्ट के साथ? 12। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आ जाएगा? 12। समझ में आया तक कि 12 आ गया? कैसे आया? ठीक, अच्छा। Zn प्लस H2SO4 ये बनता है क्या? ZnSO4 और H2। जिंक का मास होता है 65। ठीक, क्या कर रहा है यहां? जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। H2 का, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। H2 का मास कितना होगा? 2। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है अपने को? 65 पार्ट जिंक डिस्प्लेसेस क्या? 2 पार्ट H2। समझ में आया? ठीक, अब बताओ H2 का कितना पार्ट डिस्प्लेस होना चाहिए बाय डेफिनेशन? तो 1 पार्ट H2 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 65/2 पार्ट जिंक। समझ में आ गया? इट इज दैट पार्ट बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस विच डिस्प्लेसेस क्या? 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन। समझ में आ गया पक्का? इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना आ जाएगा बोलो? 65/2। ठीक, पक्का। सोडियम और हाफ मोल H2 ये मिलके बनाते हैं NaH, सोडियम का हाइड्राइड। ठीक है ना? सोडियम का मास कितना है?
23। कितना मास होता है? 23। H2 का मास कितना हो जाएगा? 2। हाफ H2 का मास कितना हो जाएगा? हाफ H2 का मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या दिख रहा है यहां से? 23 पार्ट सोडियम कंबाइंस विथ क्या? 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। दिख रहा है? डेफिनेशन में हाइड्रोजन का कितना पार्ट होना चाहिए? 1। तो बोलो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? 23। समझ में आया यहां तक के? पक्का? क्या कर रहा हूं मैं, इसको नोट करेंगे और ना मैं आपको 2 रिएक्शन दे रहा हूं। देखो Fe जो है वो Cl2 के साथ कंबाइन होके FeCl2 फेरस क्लोराइड बनाता है, और Fe जो है वो 3/2Cl2 के साथ कंबाइन होके FeCl3 भी बनाता है, फेरिक क्लोराइड भी बनाता है। समझ में आ रहा है? पक्का? दोनों केस में यहां Fe का मास होता है 56 और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। 2 क्लोरीन का मास कितना होगा? 2 इंटू 35.5। क्या दिख रहा है यहां से? 56 पार्ट Fe कंबाइंस विथ क्या? 2 इंटू 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का कितना पार्ट चाहिए मेरे को बाय डेफिनेशन? 35.5। निकाल लोगे इसके आगे? दोनों का निकालोगे। फिलहाल आप उधर से नोट करना शुरू करो, है ना? अभी धीरे धीरे आने लगेगा बेटा समझ में। 5-7 मिनट दो, परेशान नहीं होना, आने लगेगा समझ में। और दूसरा ये जैसे तेरे लिए है, तेरे लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि थोड़ा पीछे का कम पढ़ी है ना? अब कैसे करें, है ना? तो धीरे से धीरे धीरे करके बैलेंसिंग वैलेंसिंग सीख जाएगी ना, और थोड़ा सा मोल कंसेप्ट सीख जाएगी तो और आने लगेगा समझ में। ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखना। तो आसान चीज नहीं है, मुश्किल चीज है थोड़ी। आसान वाला मैं थोड़ा पहले इसके पढ़ाया था, बेसिक, है ना? मगर अब धीरे धीरे करा दूंगा मैं, निश्चिंत रहना। ठीक है? कब से खुल रहा है स्कूल? 16 तारीख से। है और लेट खुलेगा। ठीक, जब तक स्कूल नहीं खुल रहा तब तक सुबह में कर लेंगे कुछ दिन, और फिर स्कूल खुल जाएगा तो फिर देखते हैं, एक दिन बना लेंगे कोई सा संडे वनडे को। यही टाइम रहेगा। हाँ, तो साल भर यही टाइम रहेगा, इसीलिए तो हमने गर्मी में भी नहीं किया सुबह। हम लोग चेंज नहीं करते टाइम, साल भर यही चलेगा। हाँ, 7:15 का 7:30 हो जाएगा धीरे से। ठीक है? 7:15 का 7:30 हो जाएगा। हो गया? लिख लिया यहां तक के? दोनों का इक्विवेलेंट मास निकाला। हो गया क्या बेटा? है? नहीं हुआ? इधर अनन्या हो गया तेरा बेटा? तेरा आँख ठीक हो गया? हाँ जी, चलो आओ। ये आ गया क्या इधर से? हाँ, मेरे को Cl का कितना पार्ट चाहिए बेटा? 35.5। तो क्या हो जाएगा? 56/2 पार्ट Fe कंबाइंस विथ कितना? 35.5 पार्ट ऑफ Cl। बोलो इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe कितना आ गया आपका? 56/2। आ गया? ऐसे ही डिवाइड नहीं करना है, मेरे को जरूरत नहीं फिलहाल। हाँ, यहाँ एक Fe से कितना Cl कंबाइन कर रहा है? 3 कर रहा है। यहां भी वही दिख रहा है, 2 से 2 काट दोगे तो 3Cl आ जाएगा। 56 पार्ट Fe से 3 इंटू 35.5 पार्ट Cl कंबाइन कर रहा है।
तो 56 पार्ट Fe कंबाइंस विथ 3 इंटू 35.5 पार्ट क्या Cl। ठीक, अब बताओ वो मेरे को 35.5 चाहिए तो क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। 56/3 पार्ट Fe कंबाइंस विथ क्या 35.5 पार्ट ऑफ Cl। आ गया। अब बोलो यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe कितना आ गया भैया, 56/3। यहां से दो एक बात पहली समझ में आ रही है अपने को कि यहां इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe कितना था, 56/2। यहां क्या है 56/3। इक्विवेलेंट मास फिक्स्ड रहता है या चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, ये 56 क्या है उसका, यह है एटॉमिक मास। Fe का क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या 3। समझ में आया। अच्छा इधर आ जाओ, यहां अपन ने पीछे भी निकाला है इक्विवेलेंट मास। यहां मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास है 12। इसको क्या मैं 24/2 लिख सकता हूं, चल जाएगा। तो 24 क्या है इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। यहां देखो आप जिंक का एटॉमिक मास कितना है 65। इक्विवेलेंट मास क्या आ रहा है, एटॉमिक मास अपॉन 2। और सोडियम का कितना आ रहा है भैया 23। इसको 23/1 लिख दूं, चल जाएगा। 23 क्या है उसका एटॉमिक मास। अपने क्या दिख रहा है यहां पे कि अगर मेरे को इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इक्विवेलेंट मास बराबर ऊपर क्या आ रहा है बेटा, एटॉमिक मास आ रहा है। जब मॉलिक्यूल रहेगा तो एटॉमिक मास की जगह आएगा मॉलिक्यूलर मास। कौन सा मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नीचे कभी 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। 2 लिख दूं क्या हर बार, नहीं, कभी 1 भी आ रहा है। और वो अभी Fe वाला उधर पे किए थे तो नीचे वाले में 3 भी आ रहा था, तो 1 2 3 और भी नंबर आ सकते हैं। समझ में आया। तो जो नीचे नंबर आ रहा है उस नंबर को हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। समझ में आया। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आता है, पेपर में दिया रहता है। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कैसे निकालते वो मैं अब सिखाना शुरू करूंगा, तो डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है समझ में आ गया, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सम नंबर। व्हाट इज दैट सम नंबर कॉल्ड, वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। वो क्या होता है अभी पढ़ेंगे तो आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो आप कहीं पे जगह देख के बढ़िया से लिखेंगे आगे। उसके अब फॉर्मूला लिखने का टाइम आ गया ना। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर या इसी को एन फैक्टर। ये फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, लिखो लिखो इतना। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, ये एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता था, मोलर मास के। मोलर मास भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास एक मास होता है, इन दोनों के सम को अपन कहते हैं मोलर मास। इन दोनों को और क्या कह सकते हैं अपन, मोलर मास। तो इक्विवेलेंट मास का दूसरा या मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं बोलो, मोलर मास अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। समझ में आया। ठीक, इस फॉर्मूले को बंद करके रखेंगे, ये काम का फॉर्मूला है। ठीक, हाँ तुम लोगों के लिए मोलर मास बराबर क्या होता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को ही क्या कहते हैं अपन, मोलर मास। ठीक है, आगे समझ में है ना।
बाकी तुम लोग बाकी लोग तो जानते हो मोलर मास क्या होता है ना। तू भी मोलर मास यानी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे वैलेंसी फैक्टर। मोलर या एटॉमिक मास तो अपन निकाल लेते हैं, वैलेंसी फैक्टर क्या लग रहा है वैलेंसी फैक्टर आपको? वैलेंसी मतलब सुना है क्या आप लोगों ने? वैलेंसी मतलब होता है कितने लोगों से जुड़ सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। जैसे मेरे 2 हाथ हैं तो मैं एक जन को यहां जोड़ सकता हूं, एक जन से यहां जुड़ सकता हूं, मेरी वैलेंसी कितनी है सपोज करो 2। अब मैं ऑक्टोपस होता और मेरे 8 हाथ होते तो मैं 8 लोगों से जुड़ जाता तो मेरी वैलेंसी कितनी हो जाती 8। समझ में आया? जैसे सोडियम है वो कौन सा आयन बनाता है Na+, कितने लोगों से जुड़ सकता है, कितने Cl से जुड़ सकता है 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है? वैलेंसी यही क्या है उसकी वैलेंसी। समझ में आया? ठीक, तो लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर, इसमें लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर इज डिटरमाइंड डिफरेंटली, वैलेंसी फैक्टर इज डिटरमाइंड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, वैलेंसी फैक्टर इज डिटरमाइंड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग चीजों के लिए वैलेंसी फैक्टर अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। नंबर 1 फॉर आयंस, एकदम सिंपल से शुरू कर रहे हैं। फॉर आयंस लिखेंगे, आयंस के लिए वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। आयन पे जो चार्ज है उसी को क्या कहते हैं, उसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक। जैसे Na+ का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1, Mg+2 का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 2, Al+3 का वैलेंसी फैक्टर 3, O-2 का वैलेंसी फैक्टर बोलो 2, -2 नहीं लगाएंगे। O-2 भी कितने लोगों से जुड़ सकता है 2 लोगों से, -2 लोगों से नहीं जुड़े तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर में अपन चार्ज लगाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर -2 है लेकिन वैलेंसी कितनी होगी 2, ठीक। CO3-2 इस आयन का वैलेंसी फैक्टर भी 2, PO4-3 का वैलेंसी फैक्टर 3। ऐसे जो भी आयन आएगा NH4+ का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1 एंड सो ऑन। लिख लो एग्जांपल फटाक से। समझ आ गया यहां तक के? धीरे धीरे चीजें इसमें सेंस क्रिएट करेंगे। अभी हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, उन सबको कंबाइन करेंगे थोड़ी देर से नेक्स्ट क्लास में। अभी तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। चलो अगला लिखेंगे भैया, फॉर एसिड्स। एसिड्स क्या निकाल रहे हैं अपन, वैलेंसी फैक्टर। पहला किसके लिए निकाल लिया, नंबर 1 फॉर आयंस, नंबर 2 फॉर एसिड्स। हाँ जी, एसिड क्या होता है, एसिड बेस तो पढ़े हो आप लोग, बता रहे थे अभी। हाँ, एसिड क्या होता है, जो H+ आयन डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं अपन, एसिड। तो एसिड H+ आयन डोनर है, जितना H+ आयन वो डोनेट करेगा वही कहलाता है उसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो फॉर एसिड्स नीचे लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयन donated by the acid, number of H+ ions donated by the acid, ठीक। इसको ना एक और शब्द बोलते हैं अपन लोग, जैसे देखना मेरे पास HCl, इसका रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करा है। HCl क्या है, एसिड, NaOH क्या है, बेस, दोनों में रिएक्शन होगा। HCl कैसा टूटेगा बोलो, H+Cl-, ये Na+ और OH-, क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो, NaCl, और क्या बन गया H2 बन गया यहां तक के पक्का। अब यहां पहले Cl के साथ कौन लगा था, H+, अब H+ रिप्लेस होके Cl के साथ कौन लग गया है, Na। कितने H+ रिप्लेस हुए हैं,
एक, तो HCl का वैलेंसी फैक्टर हम लोग 1 मानते हैं। 1 तो है ही, अभी पढ़ा H प्लस आयन, कितने H प्लस आयन दे रहा है HCl? एक, तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। इसको और दूसरे तरीके से कहने का क्या मतलब है, यहां हमने कितने H प्लस आयन रिप्लेस किए? एक, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। जैसे मेरे पास H2SO4 है, ये कितने H प्लस दे सकता है बोलो? 2 दे सकता है ना, और SO4 पे क्या चार्ज आएगा? -2। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। 2 H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। अच्छा, NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, Na प्लस OH माइनस, ये SO4 किससे रिएक्ट करेगा बोलो? Na से। कितने Na से रिएक्ट करेगा ये? 2। क्या बना लेगा बोलो? Na2SO4, और पानी निकल जाएगा, वो तो अलग है। मैं इसको दिखाना चाह रहा हूं आपको। यहां पहले क्या लगे थे? 2H, अब SO4 के साथ क्या लगे हैं? 2Na। H प्लस रिप्लेस होके क्या लग गया है? Na। कितने H प्लस रिप्लेस हुए हैं? 2। रिप्लेसेबल H प्लस समझ में आया क्या होता है? जिसको हम हटा सकते हैं। ठीक, आपने क्या लिखा है एसिड में वैलेंसी फैक्टर? नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड बाय एसिड, और करके दूसरी परिभाषा लिखेंगे, और करके नीचे उसके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जितने H प्लस आयन हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, ब्रैकेट में लिखेंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड basicity of acid. This is also called basicity of acid. ठीक है, अब क्या इसका मतलब है? आओ चलो देखते हैं अपन। वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। ठीक है, जैसे HCl कितने H प्लस देगा बोलो? एक H प्लस और Cl माइनस देगा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, ये कितने बेस के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा? एक। ये कितने से रिएक्ट करेगा? 2। समझ में आ रहा? एक से रिएक्ट करेगा, इसको हम लोग कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। क्या कहते हैं? मोनो बेसिक एसिड। क्यों बोल रहे हैं मोनो बेसिक? समझ में आ गया? ठीक, अच्छा। H2SO4 ये कितने H प्लस आयन दे सकता है बताओ? 2H प्लस, और क्या देगा साथ में? SO4 -2। कितने H प्लस दे पा रहा है? 2। इस एसिड को क्या बोलेंगे अपन लोग? डाई बेसिक एसिड। समझ में आया? क्या करना है कर लोगे? ये नोट करना, यहां से मैं और दे रहा हूं, ऐसी वो निकाल के दिखाएंगे वैलेंसी फैक्टर। HNO3, HNO2, HBr, HCN, है ना? और CH3COOH, HCOOH, और C6H5COOH, H3PO4, H3PO3, और एक है H3PO2। समझ में आया क्या करना है? ये ग्रुप याद है क्या आपको? COOH ग्रुप, इसको क्या बोलते थे लास्ट ईयर? कार्बोक्सिलिक बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से एक H प्लस निकलेगा और एक H प्लस यहां से निकलेगा, दोनों जगह से निकलेगा। समझ में आ गया? ठीक, इसमें कहां से निकलेगा H प्लस? CH3 से या COOH से? COOH से, एसिड ग्रुप से निकलेगा। समझ में आ गया? ये वाला H नहीं निकलेगा। कौन सा H निकलेगा? COOH वाला। बन जाएगा? चलो करो फटाक से, कोशिश करो। तो H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, आऊंगा, चलो जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ बेटा, हो गया क्या? चलो बताओ, HNO3 कैसे टूटेगा? H प्लस और NO3 माइनस, वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 1।
HNO2 कैसा टूटेगा, H प्लस और NO2 माइनस, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 1। HBr H प्लस और Br माइनस, यहां भी वैलेंसी फैक्टर 1। H प्लस और Cn माइनस, यहां भी वैलेंसी फैक्टर 1। ये ऑक्सैलिक एसिड है, बहुत फेमस एसिड, कहां पाया जाता है, नहीं आइडिया? हाँ, टमाटर में पाया जाता है। कैसा टूटेगा भैया ये, CO माइनस और CO माइनस, और कितने H प्लस देगा 2, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका भैया 2। ऐसे ही डाइबेसिक एसिड, अगला वाला बोलो, यहां से कैसा टूटेगा ये, CH3CO माइनस और H प्लस, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 1। हाँ, HCO माइनस और H प्लस, वैलेंसी फैक्टर 1। C6H5CO माइनस और H प्लस, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1। आगे ऐसे ही, हाँ जी, ये वाला 3H प्लस और PO4 माइनस 3, बोलो क्या वैलेंसी फैक्टर आएगा बेटा इसका 3। आ गया? ऐसे एसिड को क्या कहेंगे अपन, ट्राइबेसिक एसिड, ठीक, पक्का। ये वाला 3H प्लस और PO3 माइनस 3 आया, ऐसे ही आया क्या आ गया वैलेंसी फैक्टर, बोलो भैया इसका 3 आ गया। और ये वाला कैसे टूटा आपका, 3H प्लस प्लस PO2 माइनस 3, ठीक, कितना आ गया वैलेंसी फैक्टर, बोलो भैया 3 आया, ऐसे ही पूरा। बहुत बढ़िया, आखिरी का 2 ठोक गलत है, ये रॉन्ग है, काट देना। अब क्यों गलत है वो अपन देखते हैं, ठीक है जी, काट दिए, काट दो उसको ताकि बाद में वो नहीं हो। इसका ना, इन्हें कहते हैं अपन ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या कहते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। H3PO4, H3PO3 और H3PO2 ऑक्सी एसिड कहते हैं। ऑक्सी एसिड का क्या मतलब है, ऑक्सी यानी क्या होगा, ऑक्सीजन, और एसिड यानी क्या होगा, H प्लस। तो ऐसे कंपाउंड है जिनमें OH का बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, O और H, ठीक। अच्छा, सेंट्रल एटम समझते हो, ये क्या चीज है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है अपने को। ये है एक ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना, ग्रुप ऑफ एटम, इसमें एक कोई सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम क्या होगा, जो इस पूरे ग्रुप का नेता होगा, जो उस ग्रुप को जोड़ के रखेगा। समझ में आया, ठीक। कितने नेता होने चाहिए किसी ग्रुप में, एक नेता होना चाहिए। अगर 2 नेता होंगे तो क्या होगा, एक नेता इधर जाएगा, एक नेता उधर जाएगा, और ग्रुप 2 हिस्सों में टूट जाएगा। तो ग्रुप में हमेशा नेता कितना होना चाहिए, एक, ठीक। यहां सेंट्रल एटम कौन होगा इनमें से, फास्फोरस। फास्फोरस हमारा क्या है, सेंट्रल एटम, ठीक, पक्का। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है भैया, ये हमारा सेंट्रल एटम, इसको बीच में रखना है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 5। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। कैसे लिखते हैं देखना, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया, ऐसे करके लिखना, लिख लोगे, है ना। अब इसको किससे जोड़ना है, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। अब ऑक्सीजन जो है, इसको तो बाद में आएंगे, कोने में चलते। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 और 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 1। ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1। कितना बॉन्ड बनाएगा ये, 1 या 2, 1। तो हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, 1। यहां तक आ गया समझ में, पक्का हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस अपन जब भी बनाते हैं, अपना सबसे पहला काम है कि अपन फास्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना देंगे। ये फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां हमने क्या बना दिया, फास्फोरस और ऑक्सीजन का
डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, क्या क्या जोड़ना बचा है, H3PO4 में से क्या क्या जुड़ गया है मेरा, P हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। अब क्या क्या बचा है मेरे पास में, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचा है। 3 ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी, 3 2 जा 6, और 3 हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी, 3। टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं मेरे को, 9। कितने हाथ खाली है मेरे पास, 3। बॉन्ड बनाने कितने हैं उसमें, 9। पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, इमेजिन करो एक केस ऐसा कि तुम जहां रहते हो, भूल जाओ पढ़ाई वढ़ाई भूल जाओ, वापस आएंगे थोड़ी देर से, है ना। इमेजिन करो कि तुम जहां रहते हो, तुम्हारे घर के पीछे से दोनों का फोटो खींचने लायक बैठे हो, दोनों एकदम ऐसे करके, दोनों भगवान ये क्या हो रहा है करके, है। आएगा बेटा धीरे धीरे समझ में। अब मेरी गलती क्या है, मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोगों की गलती, आप लोग बहुत लेट ज्वाइन किए हो। ठीक है, तो मैं पीछे का कराता जाऊंगा धीरे धीरे ना। बाकी तेरे तो उतना नहीं, तेरे थोड़ा आ रहा होगा समझ में, तेरे थोड़ा बाउंस जा रहा होगा, मगर वो कल से सुबह करेंगे ना तो धीरे धीरे आने लगेगा, डरना नहीं है ना। तुम लोग का चेहरा देख के मेरे को डर लग रहा है कि कैसे एकदम मुंह बना के बैठे हैं। चलो छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, इमेजिन करो तुम्हारे घर के पीछे से एक ठो नदी जाती है ना। आप कभी हरिद्वार गए, हरिद्वार गए हो, हरिद्वार नहीं गए, हरिद्वार गए, हरिद्वार में गंगा जी बहती और वहां हर की पैड़ी करके एक ठो घाट है जहां नहाते हैं लोग, जाकर के गंगा में नहाने जाते हैं ना वहां। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां ऐसे बस कूद जाओगे गंगा जी में, क्यों ऐसे कूद जाए दूर से दौड़ के आके छलांग लगा के, है आराम से जाना। क्या वहां रेलिंग वेलिंग कुछ लगी रहती है, नदी में रेलिंग लगी रहती है, नहीं लगी रहती। कहाँ गया था हरिद्वार, पानी के अंदर कैसे डुबकी लगाया था, चेन पकड़ के लगाया था, ऐसे ही लगाया था। वो चेन काहे से बंधी थी, रेलिंग से बंधी थी ना। वहां नदी जो होती है ना, नदी, नदी के अंदर, जैसे ये नदी है और यहां पे रेलिंग लगी हुई, आप नदी के बीच में नहीं जा सकते, जा सकते क्या, नहीं, रेलिंग लगी है और इस रेलिंग से चेन निकली हुई है। आपको डुबकी लगानी है, आप चेन पकड़ के डुबकी लगाते हो। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों किया उन्होंने, रेलिंग क्यों बनानी पड़ी, कोई बीच में घुस गया होगा, बीच में घुसने से क्या नुकसान हो गया होगा, बह गया होगा, बहुत तेज बहाव है वहां गंगा जी का, तो आपको चेन पकड़ के डुबकी लगाना पड़ता है, नहीं तो आप बह जाओगे। पता चला आप डुबकी लगाने हर हर गंगे ले गई गंगे, है ना, फिर आप निकल रहे हो उधर इलाहाबाद में निकल रहे हो, हरिद्वार की जगह। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, अच्छा वहां ना ऐसे गंगा जी के ऊपर पुल बने हुए, पुल होते हैं ना, पुल जिसपे चलते, छोटे छोटे पुल है कम हाइट के, वो पुल के नीचे से भी, जैसे इतना हाइट का पुल है, नीचे से गंगा जी बह रही, तो पुल के नीचे से ना वो चेन लटकी हुई। क्यों लटकी चेन, कोई बह गया तो इनके दिमाग में कैसे आया, कोई बहा होगा ना कभी, ऐसे तो नहीं पहले दिन से ही चेन लगा दी होगी, कोई बहा होगा तो ये लोग बोलेंगे यार बह जाएगा, इससे अच्छा चेन लगा लूं, शायद पकड़ के बच जाए करके। समझ आई बात, है ना। तो आपके घर के पीछे ऐसी नदी बह रही जिसमें मतलब लोग भी बहते हैं, है ना। आपने एक दिन बढ़िया खाना वाना खाया और खाना वाना खा करके आप जो है नदी के पीछे, मतलब घर के पीछे टहल रहे हो अपने, तो टहलते टहलते आपने देखा एक आदमी जो है बचाओ 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 बोलता हुआ आपकी ओर नदी से बहता हुआ आ रहा है। आप क्या करोगे, वीडियो बनाओगे, हैं, क्या करोगे, बचाने की कोशिश करोगे ना। तो बचाने के लिए क्या करोगे, ऐसा नदी जा रही है तो आप उसको अपना ऐसे दोनों हाथ दे दोगे क्या, कि ले पकड़ ले करके। वो कितने मोमेंटम से आ रहा है, वो पढ़ा ना, मास इनटू वेलोसिटी, आपको पकड़ेगा और आपको भी ले जाएगा, है नहीं। तो आप क्या करोगे, तो आप एक जगह कोई पेड़ हो, पत्थर हो, कोई मजबूत चीज हो, उसको पकड़ोगे एक हाथ से और क्या करोगे, अपना दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाओगे। वो आपका हाथ पकड़ लिया, आपने उसको बाहर खींच लिया। अच्छा वो चिल्ला रहा था, आपने आवाज सुनी, मोहल्ले में और भी लोग थे उन्होंने भी आवाज सुनी, लेकिन उनके आने से पहले आपने उसे बचा लिया। आप जब उसे बाहर निकाल रहे थे
तो मोहल्ले वालों ने देखा कि आप तो बहुत बड़े हीरो हैं करके, उन्होंने बच्चे उसको बचा लिया, आपने बह रहा था जिसको, लोगों ने आपको कंधे पे उठा लिया, आपके नाम की जय जयकार लगने लगी, है नहीं, समझ आ रहे हो। फोटो खींच गई, न्यूज़पेपर वाले आ गए, कल अगले दिन न्यूज़पेपर में आपका फोटो आ गया, लोकल हीरो सेव सबॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, ऐसे करके, समझ रहे हो, हीरो वीरो बोलने लगे। मोहल्ले का पार्षद जो है वो आपको बुलाया और बुला के आपको 25,000 रुपए का नगद इनाम दे दिया कि जा बेटा 25,000 रुपए रख करके, है नहीं। अच्छी बात है कि खराब बात? अच्छी बात है ना, 25,000 रुपए मिला, आपने किसी की जान भी बचाई, दैट इज ऑल्सो गुड। आपको अच्छा लगेगा बेकार लगेगा? चल रहा है? अच्छा लगेगा बेकार लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना। अब आपने ये सोचा कि भैया ये तो बढ़िया काम है करके, आप खाना रोज खा रहे हो, आपके पीछे से नदी रोज बह रही है, उसमें बह ही रही है ना, घर के पीछे से नदी जा ही रही, उसमें लोग बह भी रहे हैं, तो आपने भाई साहब अब जो है रोज का अपना धंधा बना लिया कि आप खाना खा करके 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम के टहल रहे हो नदी के किनारे। किस आस में टहल रहे हो? कोई तो बहेगा, जो बहेगा उसको मैं बचाऊंगा, है ना। अच्छा, कुछ दिन के बाद आपको 2 लोग बहते हुए दिख भी गए, है नहीं, 2 लोग बहते हुए आ रहे थे, आपको वो 2 लोग नहीं नजर आ रहे हैं, आपको उन लोगों के सर के ऊपर ऐसे डॉलर साइन नहीं कार्टून में दिखाता है, आपको डॉलर साइन नजर आ रहा है कि 25,000 रुपए आ रहा है मेरा करके बहता हुआ, है ना। आप भयंकर उत्साहित, अरे वाह 50,000 मिलने वाला है करके। आपने क्या किया, आप खड़े हुए और आपने ऐसे दोनों को हाथ दे दिया कि ले पकड़ आ जा करके, आओ दोनों को खींचूंगा करके, एक्साइटमेंट में। क्या होगा बताओ? है आगे कोई 75,000 कमाएगा, है ना, तीनों बह जाओगे ना। तो अब इस केस में आप क्या करोगे उसको बचाने के लिए? वही कंसेप्ट, वही, आप पीछे से मजबूत चीज चेन वेन पकड़ ली, आपने रस्सी पकड़ ली, अब आप क्या करोगे? एक जन को हाथ दोगे, एक जन को हाथ दोगे तो ऐसे में तो एक ही पकड़ाएगा, दूसरा बह जाएगा, उसको क्या बोलोगे? तू दूसरे को पकड़। आप लोग एक चेन बनाओगे। चेन क्यों बना रहे हो आप? इमेजिन करो आपके पास 3 हाथ होते हैं, नहीं 3 होते, तो आप क्या करते? एक से पकड़ते, एक से पकड़ते और उसको दूसरा बचे हुए 2 हाथ दे देते ना, समझ आई बात। 3 हाथ होते तो आप कोई ऐसा एक के बाद एक के बाद एक लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़ती क्या? आपके पास हाथों की कमी थी, 2 ही हाथ थे, तो आपने क्या किया? लोगों को एक के बाद एक जोड़ा। आपने एक को पकड़ा और उसको क्या बोला आपने? तू दूसरे को पकड़। समझ में आ गई बात पक्का? कब हम लोग ये चेन बनाने का कार्यक्रम करते हैं? जब हमारे पास हाथों की कमी हो। अभी हमको 3 ऑक्सीजन जोड़ना है इसके अंदर, 3 ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 हाथ चाहिए, 3 हाइड्रोजन भी जोड़ना है उसके लिए 3, कुल मिला के 9 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जबकि मेरे पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, कम है, तो मैं क्या बनाऊंगा? चेन। समझ आ गई बात? अच्छा, अब वो जो 2 लोग दौड़ते हुए, 2 लोग बहते हुए आ रहे थे, उसमें से एक आदमी ऐसा है जिसका एक ही हाथ है। नहीं हो सकता? हो सकता है ना। एक हाथ वाले के तो गिर के बहने की संभावना भी ज्यादा है, 2 हाथ वाला तो पकड़ भी लेगा, एक हाथ वाला तो दिक्कत है ना उसके साथ। इमेजिन करो उसका एक ही हाथ है और आप जो है, आप बाहर खड़े हो चेन पकड़ के और आपने भाई साहब एक हाथ वाले को पकड़ लिया, तो क्या होगा? 2 हाथ वाले का क्या होगा? वो बचेगा या बह जाएगा? बह जाएगा ना। उसको पकड़ पाएगा क्या? उसका तो एक ही हाथ है, आपने पकड़ लिया, उसके बाद है ही नहीं, वो बोल रहा है भाई हाथ दे, ये बोल रहा है ही नहीं, दूं कैसे? समझ आई बात? तो आपको किसको पकड़ना है? एक हाथ वाले को या 2 हाथ वाले को? 2 हाथ वाले को। 2 हाथ वाला कहां होना चाहिए? बीच में होना चाहिए या एंड में होना चाहिए? बीच में। एंड में कौन होना चाहिए? जिसका एक हाथ है। अब हमारे पास एक हाथ वाला कौन है इसमें से? हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बनाता है। और 2 हाथ वाला कौन है यहां? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां होना चाहिए? बीच में। और हाइड्रोजन कहां होना चाहिए? लास्ट। समझ में आया? अब यहां मैं इसका स्ट्रक्चर, यार और छोटा हो जा, अब मैं यहां जो है इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। देखना, मैं यहां जोड़ दिया आगे क्या? ऑक्सीजन,
और फिर क्या जोड़ दिया मैंने, हाइड्रोजन। अब क्या बच गया जोड़ना, बोलो। एक P हो गया, 2 O हो गया, एक H हो गया। O कितने बचे, 2, और H भी कितने बचे, 2। यहां पर मैंने फिर एक और OH जोड़ दिया, और यहां पर मैंने फिर एक और OH जोड़ दिया। समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया मैं, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ इसका। अरे यार मत करना यार भाई, पढ़ा लेने दे, आखिरी का जाऊं मैं भी घर, सुबह से शाम हो गई। 1 मिनट रुको बेटा, मिटा लेने दो इसको। अच्छा ये नदी है क्या पल्लों की। हाँ, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सेंट्रल एटम कौन होगा, फास्फोरस। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट में, 5। सबसे पहला क्या है, ऑक्सी एसिड है, डबल बॉन्ड O बना लोगे आप। सबसे पहला क्या बना लिया, डबल बॉन्ड O। क्या क्या बचा है अब देखो आप, 2 बचे और 3 H, O और H, फिर इधर O और H। क्या क्या हो गया बोलो, P हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब क्या बचा है, 1 हाइड्रोजन। कहां लगाऊं, यहां लगा दूं, समझ आ गया पक्का। H3PO2 सेंट्रल एटम फास्फोरस। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, डबल बॉन्ड O, लग गया। अब क्या लगाना बचा है मेरा, H3PO2 में बोलो क्या बचा है, एक O और H लगा दिया, और क्या बच गया मेरे पास, 2H। तो एक H यहां लगा दिया, और 5 हाथ थे, एक H यहां लगा दिया। स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे बनाया है। आगे भी हमको स्ट्रक्चर बनाना ही है, तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आप क्या याद रखेंगे, ऑक्सीजन को हमेशा आप कहां डालोगे, बीच में, और हाइड्रोजन को कहां डालोगे, लास्ट में। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1। ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2। लगेगा कुछ दिन के बाद लगेगा, ठीक है। ये चित्र बना लो। अब वो क्यों गलत था वो अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसी चित्र से आगे बढ़ना है, अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है भैया। तुम लोग कब आओगे, अब प्रशंसा कब आना है, कल सुबह 10 बजे आना है, आ सकते नहीं, आना है, फिक्स हो गया। तेरे को कितने बजे आना है, कल सुबह 10, तेरे बैलेंसिंग बचा है ना, हाँ कल सुबह 10 बजे आ जाना, ठीक है। चलो तेरे को मत आना, निकलो, नोट कर लो, निकलो।